Yes, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the latest released web series called The Witcher 3 और आज हम इसके 7th एपिसोड के बारे में बात करने जा रहे हैं। आई होप कि आपने इसके पुराने एपिसोड्स देखे होंगे और अगर नहीं भी देखे होंगे तो एज यूजुअल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा जहां से जाकर आप उन सभी बेहतरीन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत पे हम ट्रिस को देख पाते हैं जो कि जख्मी गेरोल्ट को उठाकर सीधा ब्रोकेलॉन फॉरेस्ट पहुंच जाती है, क्योंकि इस वक्त विचर यानी कि गेरोल्ट की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और एरिटूजा उनके लिए इस वक्त सेफ नहीं था। जहां पर उनकी मुलाकात क्वीन एथेना और मिल्वा से भी होती है जो कि अब मिलकर गेरोल्ट का इलाज करने वाले थे। वहीं सीन शिफ्ट होता है यास्केर पर जो कि इस वक्त एरिटूजा पहुंच चुका था, लेकिन वहां पर हुई तबाही को देखकर उसका सर चकरा जाता है। थोड़े और अंदर जाने पर उसे रेडोविट एक जगह बैठा हुआ दिखाई पड़ता है। यास्केर का पूछना था कि यहाँ पर सब कुछ हुआ कैसे, जिस पर रेडोविट का बताना था कि विल्गोफोर्ट अपने काम में कामयाब हो चुका है। उसने यहाँ पर एल्व्स की एक बहुत बड़ी सेना बुला ली जिसने एरिटूजा और बहुत सारे मेजस को खत्म कर दिया। इस बड़ी जंग में हर कोई जख्मी हो चुका था, काफी लोग मारे भी जा चुके थे। इनफैक्ट गेरोल्ट की हालत भी बहुत ज्यादा खराब है। बेहतर यही रहेगा कि तुम यहाँ से दूर चले जाओ वरना तुम्हारी भी जान खतरे में आ सकती है। और इन दोनों के बीच में एक सैड गुड बाय होता हम देख पाते हैं। इसी बीच यहाँ पर येनिफर भी पहुंच जाती है जो कि यास्केर को ये बताती है कि पहले तो वो गेरोल्ट के साथ में थी, मगर जब विल्गोफोर्ट और गेरोल्ट की लड़ाई हुई तो वहां से सीरी बचकर भाग गई थी, मगर अब सीरी का कोई भी अता पता नहीं है। और बात रही गेरोल्ट की तो उसे ट्रिस ब्रोकेलॉन फॉरेस्ट ले जा चुकी है ताकि वहां पर उसका इलाज चल सके। यहाँ सीन शिफ्ट होता है सीरी पर जो कि एक आसमान के फटने पर एक सीधा रेगिस्तान में आकर गिरती है। तो हुआ ये था कि जब टोलारा का वो बड़ा सा टावर उस मैजिक फील्ड के टच हो जाने की वजह से ब्लास्ट हुआ था, तो उसी जादू की वजह से यहाँ पर सीरी कोरात रेगिस्तान में गिर चुकी थी, जहां पर दूर दूर तक कोई बिल्डिंग, कोई घर, पेड़ पौधा कुछ भी नहीं था। सिर्फ खाली बड़ा सूखा रेगिस्तान ही रेगिस्तान था। ना ही सीरी के पास पीने के लिए पानी था और ना ही खाने के लिए कुछ खाना। आगे चलकर जब उसके जख्मों पर उसे दर्द होने लगता है तो अपनी पॉकेट को संभालती है, तभी उसे एक मलहम मिलता है जो कि कुछ जड़ी बूटियों से बना था, मगर सर पे लगाने के बाद में जब वो उसकी खुशबू सूंघती है तो भूख के मारे उसे वो भी खाने में अच्छा लगता है। उस पूरी जड़ी बूटी को खा लेने के बाद में वो उस डब्बे को वहीं पर फेंक कर सूरज की दिशा में आगे चलने लगती है। उसे ये लगता है कि सीधा आगे जाने पर उसे कहीं ना कहीं पानी और कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। हालांकि उसे वहां पर किसी के होने की आहट भी होती है, मगर जब तक सीरी मुड़कर देखती वो ताकत वहां से जा चुकी थी। दिन भर चलने के बाद रात हो चुकी थी, मगर वो रुकती नहीं है। रात को थोड़ा बहुत थक हारने के बाद में रेस्ट करने के बाद जब वो अगेन अगले दिन में अपनी जर्नी स्टार्ट करती है तो उसे वही डब्बा अपनी आंखों के सामने दिखाई पड़ता है जहां से वो चली थी। यानी कि वो रास्ता खो चुकी थी और ये रेगिस्तान उसे बार बार वहीं पहुंचा रहा था जहां से सीरी आगे चलने की कोशिश कर रही। उसे ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो इस रेगिस्तान में चिल्लाकर कहती है कि वो यहाँ पर नहीं मरने वाली, वो अपनी जान को बचा कर ही रहेगी। तभी आगे चलते वक्त उसे एक यूनिकॉर्न दिखाई पड़ता है। सीरी उसे देखकर पहचान जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, येनिफर ने कई बार तुम्हारा जिक्र किया है। और वो यूनिकॉर्न भी सीरी को आगे की दिशा बताता हुआ उसे लेकर चलने लगता है। तभी रास्ते में आगे जाते वक्त उसे कुछ पीने के लिए पानी दूर से नजर आता है और जैसे ही सीरी वहां पर पहुंचती है तो वो पानी की जगह कुछ लिसलिसी लार थी, जहां पर यूनिकॉर्न उसे आगाह करता है कि वहां से हटो। और तभी हम देख पाते हैं कि रेगिस्तान में छिपा एक बड़ा सा जानवर जो कि सीरी की जान लेने वाला था, वहां से सीरी बचकर निकल जाती है। भूख प्यास से तड़पती हुई जब सीरी आगे बढ़ने लगती है तो उसे वहां पर एक छिपकली भी दिखाई पड़ती है और इसी के साथ उसके अंडे भी। तो सीरी जाकर उन अंडों को खाने लगती है। तभी उसे उसकी मॉम का हेलुसिनेशन होता है और उसकी मॉम उसे कहती है कि एक रानी के लिए ऐसी बेकार की चीजें करना अच्छी बात नहीं। तुम्हारे पास में मैजिकल पावर्स हैं, तुम चाहो तो इन ताकतों के साथ में यहाँ से निकल सकती हो। मगर सीरी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि एक मैजिक को क्रिएट करने के लिए एक सोर्स का होना जरूरी होता है और ऊपर से उसकी मॉम उसे बार बार इंसल्ट करते ही जा रही थी। तो गुस्से में आई सीरी अपनी मॉम से भिड़ने के लिए जाती है, मगर तभी वो गायब हो जाती है। उसका गुस्सा फिर भी खत्म नहीं होता था। वो उस छिपकली को ही पहाड़ पर दे मारती है और फिर उसे ही खाने लगती है। अब होता यह है कि छिपकली का जो जहर था वो अब सीरी के अंदर जा चुका था, तो अब सीरी को भी चक्कर आने लगते हैं। इनफैक्ट उसकी हालत भी खराब हो जाती है और इसी वजह से वो जमीन पर गिर पड़ती है। तभी उसे वही ताकत नजर आती है जो कि पहले भी उसे महसूस हुई थी और उसका कहना था कि तुम्हें छिपकली नहीं खानी चाहिए क्योंकि इनमें जहर होता है और उससे तुम्हारी हालत खराब हो सकती है। सीरी उससे कुछ बोल पाती मगर तभी वो ताकत वहां से चली जाती है और अगेन सीरी अगले दिन सुबह उठती है, जिसके बाद इनकी जर्नी अगेन स्टार्ट होती है। वो यूनिकॉर्न सीरी को
सही रास्ता दिखाते दिखाते आगे लेकर जा रहा था और तभी उसे अपनी नानी यानी कि कलांती का हेलुसिनेशन आता है, जो कि उसे उसी की मॉम की तरह इंसल्ट करने लगती है कि अपनी ताकतों का इस्तेमाल करो, एक क्वीन के लिए ये सब बेकार की बातें हैं, यूं ही किसी रेगिस्तान में मर जाना। तो गुस्से में आई सीरी अपनी ही नानी को मारने जाती है, लेकिन तभी वो हेलुसिनेशन वहां पर खत्म हो जाता है और उसका मुक्का एक चट्टान में भिड़ जाता है, जहां पर वही ताकत उसके सामने आती है और ये कहती है कि अगर अपने आप को सुरक्षित रखना चाहती हो तो पहाड़ों में मुक्के मारना बंद करो, नहीं तो हड्डी भी चटक सकती है। फिर ये जो ब्लैक हुड पहनी हुई मेज जो कि बार बार इस पर नजर बनाए रखी थी, जिसका नाम होता है फाल्का, ये फाइनली अपना फेस रिवील करती है। इसे देखकर सीरी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि ये फाल्का एक एल्फ जैसी लग रही थी, इसके कान भी लंबे थे। फाल्का उसे बताती है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक एल्वन ब्लड लाइन से जुड़ी प्रिंसेस हूँ, मेरे अंदर भी एल्डर ब्लड है। अब बेसिकली होता यह है कि फाल्का एक रेडानियन किंग की बेटी थी, उसके अंदर भी ऐसी ही ताकतें थी, लेकिन पूरी फैमिली को ये लगा कि फाल्का इनके लिए एक चुड़ैल बनकर आई है और इनका पूरा खानदान खत्म कर देगी, तो वो सभी इसे जलाने की कोशिश करते हैं, यानी कि जान से मारने वाले थे। मगर ये बात फाल्का को पता चल चुकी थी और उसने फॉरबिडन फायर पावर का इस्तेमाल करके उन सभी को ही खत्म कर दिया। लेकिन तभी दूसरे और पावरफुल मेजेस, विचर्स और बाकी की ताकतों ने आकर उसे जलाकर खत्म कर दिया और मरने से पहले फाल्का ने सभी को श्राप दिया, आने वाले समय में एक दिन उसका एक वंश पैदा होगा जो कि इन सभी के खात्मे का कारण बनेगा या बनेगी, यानी कि मतलब ऑलमोस्ट सीरी के बारे में बातचीत हो रही है। तो यहाँ पर सारी कड़ियां जोड़ते हुए नजर आती है, यानी कि लारा डोरेन की, फाल्का की और सीरी की, मतलब ऑलमोस्ट इन सभी की ब्लड लाइन एक ही है। मगर सीरी उसे इग्नोर करके अपने यूनिकॉर्न के साथ में रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगती है। इसी बीच एक बड़े से केकड़े का इनके ऊपर हमला हो जाता है जो कि इन्हें जान से मारने वाला था। हालांकि यूनिकॉर्न उसका सामना करने की कोशिश करता है मगर उसके सामने टिक नहीं पाता और जख्मी हो जाता है। गुस्से में आई सीरी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसे दूर फेंकती है और फिर उसी के ही शरीर का एक पत्थर तोड़कर उसी के सर पर दे मारती है और उसे खत्म कर देती है। मगर जब तक अपने यूनिकॉर्न के पास पहुंचती है उसे ये पता चलता है कि वो तो बहुत ही ज्यादा जख्मी है और जो उस केकड़े का जहर था उस घोड़े में फैलता ही जा रहा था। तभी फाल्का वहां पर पहुंचती है और कहती है कि इस वक्त तुम्हें अपने मैजिक का इस्तेमाल करना चाहिए। वहां पर उसने आग जलाकर रखी थी, तो सीरी कहती है कि मुझे येनिफर ने मना किया था कि कभी फायर मैजिक का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि वो सीधा डार्क मैजिक से कनेक्ट हो जाता है और इसलिए मैं उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहती। लेकिन अब जो पुराने हेलुसिनेशन थे, इसी के साथ फाल्का की जो बातें थी, उसी वजह से सीरी का माइंड वॉश हो जाता है और वो फायर मैजिक का इस्तेमाल कर लेती है, यानी कि इसे फॉरबिडन फायर मैजिक भी कह सकते हैं। और उससे वो अपने यूनिकॉर्न को सही तो कर लेती है, मगर थोड़े टाइम बाद जैसे ही वो यूनिकॉर्न उठ खड़ा होता है तो सीरी के जलते हाथ को देखकर डर जाता है और उसे लगता है कि ये कोई बुरी जादूगरनी है, इसलिए वो भी वहां से भाग जाता है। सीरी उसे रोकने की कोशिश करती है मगर तब तक वो यूनिकॉर्न वहां से जा चुका था, जिस पर फाल्का का कहना था कि हमेशा ऐसा ही होता है, तुम्हारे अंदर की पावर को जब लोग समझ नहीं पाते तो तुमसे दूर भागते हैं या फिर तुम्हें खत्म करने की कोशिश करते हैं। अब वक्त आ चला है उन सभी लिमिट्स को खत्म कर देने का और अपनी पावर्स को फुल पोटेंशियल तक यूज करने का। और फाल्का उसे उसकी पूरी फायर पावर्स उसके अंदर समा डालने के लिए अपनी मैजिक ट्रिक्स का इस्तेमाल करना शुरू करती है। लेकिन यहाँ पर सीरी को अपने आसपास के जितने भी करीबी थे उन सब की डेड बॉडीज नजर आती है। ऐसा हेलुसिनेशन होता है कि इन पावर्स के बाद में वो सभी को ही खत्म कर देगी और सीरी इस बात को जान चुकी थी कि हमेशा जरूरत से ज्यादा ताकत मुसीबतों को साथ लेकर आती है। अब जैसा है कि इसके सीजन 1 में येनिफर ने अपनी पूरी पावर्स को त्याग दिया था ताकि एक मुसीबत से निकल सके, तो सेम ऐसा ही सीरी भी करती है और अपनी सारी पावर्स को त्याग देती है और तभी बेहोश होकर गिर पड़ती है। जिसके बाद अगले दिन वहां पर उसी रेगिस्तान के यानी कि कोरात रेगिस्तान के कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि ये तो वही लड़की है जिसे कि एम्परर एमिर ढूंढ रहे हैं, चलो इसे ले चलते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है ब्रोकलिन फॉरेस्ट में और यहाँ पर यास्केर मिलने के लिए आया था गेराल्ट से और उसे आकर बताता है कि उड़ती उड़ती खबर आई है कि निल्फगार्डियंस एक बड़े जश्न करने वाले हैं और उनके लिए बड़ा जश्न यही हो सकता है कि सीरी उन्हें मिल चुकी है। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। इसका आगे आने वाला 8th एपिसोड और भी ज्यादा दमदार और शानदार होने वाला है। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।